और आज का हमारा एडिटोरियल एनालिसिस है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ऊपर। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बीटी कॉटन, बीटी मस्टर्ड्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आज हम एडिटोरियल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन की रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या हैं, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या है और क्या किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा मेंस का सवाल है, एक्सप्लेन हाउ जेनेटिक मॉड्यूलेशन इज रेगुलेटेड इन इंडिया। जस्ट अ सेक। सो इंट्रो में हम लिखेंगे कि एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया हैव अ लॉन्ग एंड dubious record, but biotechnology has added a new twist with genetically modified crops। जैसे कि मैंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी कि इमर्जेंस से पहले जो एग्रीकल्चर था उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट अडाप्टेशंस नहीं फेस हो पाती थी, सैलिनेशंस जो होती थी वो क्रॉप्स जो है वो फेस नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बहुत उतना 100% एफिकेसी जो है वो नहीं डिलीवर कर पा रही थी। लेकिन आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी है इट हैज़ राइजन टू मल्टीपल फॉल्स। सेम गोज विथ एनिमल्स, जैसे कि शिप में अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस किया जाता है तो उसे स्टेम सेल थेरेपी के ज़रिए यूज़ किया जाता है टू ट्रीट वेरियस काइंड्स ऑफ ह्यूमन डिजीजेस विच इन करंट मेडिकल सिनेरियो जो कि ट्रीटेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल क्रॉनिक लिवर डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, इस तरह की डिजीज़ जो है वो ट्रीट किया जा सकता है बाय मीन्स ऑफ स्टेम सेल थेरेपी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड लॉट ऑफ टेक्निकल मेडिकल टर्म्स, इस पे हम अभी नहीं जाएंगे। विल जस्ट फोकस ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। The use of genetic engineering tools to address agricultural vulnerabilities is not just limited to India. A number of other countries are in line to deploy new genetic modified tools as well. इंडिया में ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं चल रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का जो है सिलसिला। इट हैज़ अ लॉन्ग लाइन ऑफ कंट्रीज़ ये पीछे लगी हुई है जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए किस तरह से हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप बनाया जा सके, क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाए जा सके। तो मेनी कंट्रीज़ आर इन दिस लाइन। सो कौन सी कंट्रीज़ है जो स्पेसिफिकली रिसर्च कर रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग पे, वो है अलॉन्ग विथ इंडिया USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड कनाडा। These are the 5 top GM growing countries, together accounting for approx 90% area of the genetically modified cultivation. So ये जो है ये टॉप 5 कंट्रीज़ है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या कल्टीवेशन पे एक्सपेरिमेंट कर रही है, रिसर्च कर रही है या अपना योगदान दे रही है। ठीक है। While proponents of genetic modifications argue that it has the potential to solve India's agricultural productivity problem, India's agricultural crisis, opponents point to the negative implications on environment and human health। जैसे कि आपको पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ लोग उसके फॉर में बोलते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। कुछ सेक्शन ऑफ पीपल जो है वो बोलते हैं कि हाँ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ गुड, इट्स अ इन थिंग एंड इट्स beneficial for the crops, is beneficial for the productivity. On the other hand, some section of people are pointing कि नहीं, इसकी वजह से environmental damages हो रहे, इसकी वजह से जो indigenous heredity, indigenous crops है वो अपनी originality, अपनी uniqueness lose कर रही है। तो इस प्रो एंड जो डिबेट है दिस इज स्टिल गोइंग ऑन। सो लेट्स बिगिनिंग से बिगिन करते हैं, फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है। ठीक है। लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ जीन्स। दिस आर स्मॉल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम से DNA स्ट्रैंड्स कॉल्ड क्रोमोसोम। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन को अगर अपन लेमन लैंग्वेज में बोले तो क्या करते हैं, एक क्रोमोसोमल स्ट्रैंड को रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे एक और स्ट्रैंड को डाल देते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, सेम थिंग जेन ट्रांसप्लांट या क्रोमोसोम ट्रांसप्लांट। इसको रिमूव करके इसकी जगह पे कुछ और डाल देते हैं जो कि इसको
इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देता है, टू विटनेस द हार्श इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, to witness the harsh effect of climate change, salinity and herbicide tolerance को increase कर देता है। तो इस तरह से ये नया वाला जो जेन आता है वो उसको ओवरऑल स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। अभी के लिए इतना जानना ज़रूरी है। जेनेटिक्स के अगर डीप में जाएंगे तो ये वीडियो कम पड़ जाएगी, मतलब 2-3 घंटे का वीडियो वो हो जाएगा। So genetic modification involves altering the gene of an organism, but be a plant animal or microorganism। ये जो शॉर्ट स्टैंड ऑफ जेन है जिसको बोलता है क्रोमोसोमल सीक्वेंसेस, इसको ऑल्टर कर दिया जाता है, इसको निकाल के दूसरा लगा दिया जाता है। GM technology involves direct manipulation of DNA instead of using controlled pollination to alter the desired characteristics। जो GM मॉडिफिकेशन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी है, ये इस क्रोमोसोम को डायरेक्टली ऑल्टर कर देता है इंस्टेड ऑफ द पॉलिनेशन काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, इसको डायरेक्टली ऑल्टर कर देता है ताकि इसकी ये जो पूरा सीक्वेंस है, ये जो पूरा क्रोमोसोमल स्ट्रैंड है, इसमें चेंजेस आ सके। अब हम देखेंगे हाउ आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स रेगुलेटेड इन इंडिया, व्हाट आर द रेगुलेटरी बॉडी। सबसे पहले तो है इट इज़ अंडर the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under the provision of Environmental Protection Act 1986। ये सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या एनिमल्स या माइक्रोब्स के साथ रिलेटेड है। इट इज़ द टॉप मोस्ट रेगुलेटरी बॉडी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके नीचे आता है, उसका एक सब डिवीज़न है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये ऑथराइज किया जाता है रिव्यू, मॉनिटर एंड अप्रूव ऑल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, यूज़ और सेल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये डील करता है, ऑडिट करता है, इंस्पेक्ट करता है, उसके बाद जो है क्लियरेंस देता है या फिर रिजेक्शंस करता है। ठीक है, उसके बाद जो है जीएम फूड्स, आप देखते होंगे कि एफएसएसआई की वेबसाइट पे आप देखोगे कि वेबसाइट जो लेबल्स होता है, जस्ट ऐसे। उसके बाद GM foods are also subjected to regulations by the Food Safety and Standards Authority of India, that is FSSAI, under the Food Security and Standard Act 2000। तो GM foods are also subjected to regulation by the Food Safety and Standards Authority of India under the Food Safety and Standard Act। Okay, so अब हम देखेंगे what are the contribution of GM technology। सबसे पहला contribution है it has revolutionized the फार्मा सेक्टर। बहुत सारी इनोवेशंस हमको देखने को मिली है इन द फार्मा सेक्टर इन टर्म्स ऑफ इंसुलिन मेडिसिन, इन टर्म्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ वैक्सीन्स विच आर द रिजल्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जिससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज निकल पाया है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द DNA modification or recombinant DNA technology। Pharma sector has seen a revolutionary growth because of this genetic engineering or the DNA modification। Mass production of GM technology based human insulin vaccine, growth hormone and other drugs has greatly facilitated the availability and access to life saving pharmaceuticals। बहुत सारी मेडिसिन जैसे कि इंसुलिन जो है that is made of recombinant DNA technology। इंसुलिन is used for the treatment of diabetes। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन्स होती हैं, उसको भी और भी बहुत सारे तरह की हार्मोन्स होती है दैट आर मेड यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज। डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स आर इनोवेटेड यूजिंग दिस टेक्नोलॉजीज। दिस वैक्सीन्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट us from getting various kind of infections from virus and bacteria and this kind of thing, right? सो सेकेंड इसके बेनिफिट है, द बेनिफिट ऑफ GM मॉडिफिकेशन इज़ हर्बिसाइड टॉलरेंस। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर मोर टॉलरेंट दैन द नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या होता है कि आजकल आपको जैसे ही पता है कि हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स क्रॉप्स में डालनी पड़ती है, वरना जो है जो
पेस्ट होते हैं वो क्रॉप्स को डैमेज कर देती है, लेकिन जैसे ही हर्बिसाइड्स वगैरह डाला जाता है क्रॉप्स में तो इट हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द क्रॉप्स ऑल्सो। फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन बॉडी का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर आपको कोई डिजीज़ है, ठीक है, पेन हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में, किधर भी किसी भी पार्ट पे, तो आप पेन किलर लोगे, ठीक है, लेकिन अगर एक्सेसिव अमाउंट में आप पेन किलर लोगे, आपकी बॉडी वेट के हिसाब से नहीं है, बॉडी वेट से ज़्यादा अगर आप पेन किलर लोगे या एक्सेसिव अमाउंट पे ओवरडोजिंग करोगे, तो आपकी बॉडी, पेन तो जाएगा ही लेकिन आपकी बॉडी में ओवरडोजिंग सिम्टम्स आएंगे, आपकी बॉडी सफ़र करेगी, नोजिया, वॉमिटिंग, इनफैक्ट समटाइम्स इट कैन लीड टू फेटेलिटी या डेथ। सेम गोज विद द प्लांट्स। अगर प्लांट्स को कोई बीमारी होती है पेस्ट्स की वजह से, तो हर्बिसाइड्स आर देयर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग डिजीज बाय सर्टेन काइंड ऑफ पेस्ट। तो हर्बिसाइड छिड़कना ज़रूरी होता है, हर्बिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, बट ये प्लांट्स को भी नुकसान किया जाता करते हैं और प्लांट उसको टॉलरेट नहीं कर पाती। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती है, प्लांट्स होती है, उनकी टॉलरेशन की जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। दूसरा है क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशंस। क्रॉप्स जो होती हैं वो अगर किसी एरिया में बाढ़ आ जाए या सलाइनिटी हो जाए या सूखा पड़ जाए, तो अचानक से अगर इस तरह के क्लाइमेट चेंजेस होती हैं तो क्रॉप्स जो होती है वो मर जाती है, वो पूरा डैमेज हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लॉस आता है। लेकिन अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को रखा जाता है तो दे आर एबल टू अडाप्ट टू द क्लाइमेट चेंज, एंड अगर उस जगह पे सूखा भी पड़ जाता है तो वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करती है। प्लांट्स दे स्टिक टू देयर पोजीशन, दे आर वेरी स्ट्रॉन्गर दैन द नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। दे कैन विथस्टैंड द salinity, they can withstand harsh climate conditions, or they are comparatively stronger to their counterparts, right? अब हमने तारीफ बहुत कर ली, अब हम देखते हैं व्हाट आर द कंसर्न्स सराउंडिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड थिंग। कुछ लोगों का कहना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती है वो थोड़े से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होती है कंपेयर टू द नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा थोड़ी कम होती है या न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है, क्योंकि उनका डीएनए जो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, इट इज़ मैनिपुलेटेड। तो इसलिए वो एक अलग ही प्लांट या उनका जेनेटिक स्ट्रैंड कम्प्लीटली बदल जाता है, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग न्यूट्रिएंट्स थी उस प्लांट में, उस क्रॉप में, वो लॉस हो जाती है कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन फोकसेस मोर ऑन प्रोडक्टिविटी दैन द क्वालिटी। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ये फोकस करता है कि प्लांट्स मरने नहीं चाहिए, दे हैव टू सर्वाइव द हार्श कंडीशन ऑफ द वेदर, दे हैव टू वो उनको रखना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए रादर देन द क्वालिटी एंड द न्यूट्रिएंट काइंड ऑफ थिंग ऑफ द प्लांट। सो इसीलिए कुछ लोग इस बात को डिसएग्री करते हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ not that beneficial to human body compared to non-genetically modified crops. उसके बाद अगेन एक कंसर्न ये है कि इंडिजीनियस वेराइटी लॉस। एक जो जगह की इंडिजीनियस वेराइटी वाली क्रॉप्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंडिजीनियस स्पीशीज़ जैसे जैसे थोड़े थोड़े करके लॉस हो जाए, अगर वो थोड़े से ही बचे हैं, फॉर एग्जांपल डायनासोर्स एक्सटिंक्ट ही हो गए, लॉस हो के। अभी इन एनिमल्स के केस में भी बहुत सारे एनिमल्स को जो है, पांडा जो है उसको भी अभी इतना मैंने हाल ही में देखा कि ऑस्ट्रेलिया में पांडा को खाते भी हैं। इतना कम स्पीशीज़ बचा है फिर भी वो लोग उसको खाते हैं, लाइक सीरियसली, इंस्टेड ऑफ प्रिजर्विंग एंड दे वो अपना नेशनल एनिमल को भी कई कई जगह पे वो अपने नेशनल एनिमल जो कैंगारू होते हैं, जिनकी स्पीशीज़ बहुत ही लिमिटेड होती है, उसको भी खाते हैं, एज दे ईट इज एज अ सोर्स ऑफ मील। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द पीपल बट सम ऑफ द पीपल। मैं खुद गई थी ऑस्ट्रेलिया एंड मैंने वहाँ पे देखा है कि कंगारू को खाते हैं, आई वाज लिटरली शॉक्ड। तो यहाँ पे इंडिजीनियस वेराइटी लॉस का खतरा होता है। इंडिजीनियस वेराइटी को प्रिजर्व करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ताकि उस स्पेसिफिक प्लांट को
के बेनिफिट को जेनरेशन टू जेनरेशन पाया जा सके, उस स्पेसिफिक प्लांट से जिस तरह की चीज़ें मिल सकती है, जिस तरह के न्यूट्रिएंट मिल सकते हैं, जिस तरह के मेडिसिनल प्रोडक्ट मिल सकते हैं, वो प्रिजर्व नहीं हो पा रहा है, इट इज़ बीइंग मैनिपुलेटेड, जिसकी वजह से इंडिजीनियस वैरायटी जो है वो लॉस होती जा रही है. Genetically modified production imposes high risk to the disruption of the ecosystem and biodiversity because the better traits produced from engineering process can result in the favoring of one organism. Hence, it can eventually disrupt the natural process of gene flow, effect and sustainability of indigenous variety. ये जो है नेचुरल प्रोसेस क्या होता है कि पॉलिनेशन से नया प्लांट जन्म ले, लेकिन इस चीज़ को जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ने काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से कंप्लीट इकोसिस्टम में इम्बैलेंस आया हुआ है, ऐसा एक क्षेत्र के लोगों का मानना है. दूसरी बात, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या प्लांट्स जो होती है वो ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करती है. जो लोग दे आर हैव अ सेंसिटिव बॉडी, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है, वो अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स कंज्यूम करते हैं तो दे आर प्रोन टू मोर काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस. आप FSSAI द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स जो है उसमें एक लेबल भी मिला होगा कि people who are allergic to this may stay out of it. तो इस तरह से genetically modified crops या plants जो है that may cause allergy in the human body, क्योंकि it is not made from a natural process, it is formed from the manipulation of DNA. अब क्या किया जा सकता है? प्रोज भी हमने देख लिया, कॉन्स भी हमने देख लिया, अब इसका सोल्यूशन क्या है? लोगों का कहना है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ नॉट ओनली द सोल्यूशन जिस पे आपको 100% फोकस डालना है. कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजीज़ या अप्रोचेस भी अडाप्ट करनी ज़रूरी होती है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बीमारी है, एग्जांपल देती हूँ, ह्यूमन बॉडी को कोई बीमारी है, तो आप अगर सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर पे ही फोकस करोगे, नहीं मेरे को तो यही खाना है, तो दिस इज़ नॉट ओनली द सोल्यूशन. यू हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, हीलिंग, होम्योपैथी, आयुर्वेदी. तो सेम काइंड ऑफ थिंग, genetic engineering cannot be the only source and only solution for increasing the productivity. You should, अगर आपको क्वालिटी और लॉस ऑफ इंडिजीनियस वेराइटी यानी इस तरह के फैक्टर्स को बचाना है, तो यू हैव टू लुक फॉर अदर फैक्टर्स लाइक farming credit, better use of water and reducing waste to create better food options and sustainable crop management. Sustainable approach को अडाप्ट करना है, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट करना है, वेस्ट जो है वेस्ट को बचाना है क्रॉप से, वाटर मैनेजमेंट करना है और फार्मिंग क्रेडिट के ऊपर फोकस करना है. इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोचेस जो है उसको अडाप्ट करनी चाहिए. उसके बाद टेक्निकल कॉम्पिटेंसी फॉर इफेक्टिव रेगुलेशन. All regulatory bodies of GM crops, especially the GEAC, should be made technically competent. ये जो है रेगुलेटरी बॉडीज़ पे और ज़्यादा भार देना चाहिए and they should be made more competent than the present scenario. उसके बाद है इंडिजीनियस जेन बैंक. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व द इंडिजीनियस वेराइटी ड्यू टू द एबिलिटी टू अडाप्ट टू डिजीजेस एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू, ताकि इंडिजीनियस जो वेराइटी है जिसमें अभी वो ताकत है वो लॉस ना हो जाए. इसके लिए इंडिजीनियस जेन बैंक बनानी चाहिए जहाँ पे जो प्राचीन जो क्रॉप्स है उसको स्टोर किया जा सके और उससे बाद में जो है नए क्रॉप्स बनाए जा सके, उसको स्टोर किया जा सके वो जीन को, और उस जीन से बाद में DNA क्लोनिंग के ज़रिए नए क्रॉप्स बनाए जा सके. तो ये है हमारे वीडियो का एंड. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.